कचौड़ी बेचने वाली सास बहू की सफलता। श्यामली गांव में रहने वाली कंचन और फूलवती सास बहू की जोड़ी घरेलू तौर पर कचौड़ियां बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बहू, तेरे हाथों की तली सारी कचौड़ियाँ कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रही है। माँ जी, कचौड़ियाँ जितनी अच्छी बनेंगी बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगा कचौड़ियों का उत्पादन। ले बहू, मैंने आलू काट धोकर रख दिए हैं, भंडारा आलू तैयार कर दे। कंचन कचौड़ियां तलने के बाद सब्जी तैयार करती है। दोपहर होने को आ गई है, अब तक कोई भी कचौड़ी खाने नहीं आया। अरे बहू, अपने गांव के भीतर गिने चुने संख्या में तो लोग हैं, हो सकता है देरी में आए। कुछ देर बाद, अब फूलवती भौजाई, अरे कहाँ हो? अरे एक साथ कहाँ ओझल हो गई सास बहू की टोली? शंभू चाचा, आप? बहुरिया, जरा जल्दी से 4 कचौड़ियां और एक कटोरी चटपटी भंडारा आलू की सब्जी दे दे। क्यों शंभू, सवेरे से कहाँ लापता थे? अरे पूछो मत भौजाई, सवेरे से खेत की बनिहारी में लगा पड़ा था। अब वो तो गनीमत है कि इस गांव में तुम दोनों सास बहू ने घर में ही कचौड़ी बेचने का धंधा खोला हुआ है, वरना हम जैसे बिना लुगाई वाले लोग धूप से जलकर मरकर चूल्हा झोंकते हैं। वो सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार से खुशहाल थीं। बहू, कितना भला है ना कि हम घर की देखरेख के साथ इन कचौड़ियों से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सो तो है माँ जी, हम थोड़े में भी खुश हैं। कचौड़ियां बेचकर दोनों सास बहू इतना जोड़ लेती थीं जिससे घर का गुजर बसर साधारण तौर पर चल सके। मगर एक सवेरे काला पोश पहने हुए एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए सुनिए, जरा रूपम चौधरी या उनकी पत्नी को बुला दीजिए। कहो बाबू साहब, मैं ही उनकी धर्मपत्नी हूँ। जी, क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? कहिए साहब, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं कोर्ट की तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारियां देने आया हूँ। आपके पति रूपम चौधरी और उनके सुपुत्र जगदीश चौधरी ने कुछ समय पहले ये घर गिरवी रखकर भारी मात्रा में कर्जा लिया था और उन्होंने समय से पैसा चुकता नहीं किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसे दिए थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह मुद्दा अब उच्च न्यायालय तक पेश हो चुका है। इसलिए यह घर पूरी तौर पर न्यायालय के जब्तीकरण में होगा। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू डबडबा पड़ते हैं। देखिए वकील साहब, आपके नजरिए से ये घर ईंट पत्थर का है, मगर हमारी लाखों याद इस घर से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ये घर खाली करना होगा। मगर वकील साहब, उससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से कुछ मोहलत तो मिलेगी। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार इस घर पर अपना दावा करेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। उस वकील के जाने के बाद फूलवती कहती है, बहू, इतने कम मोहलत में हम घर को कैसे छुड़ा पाएंगे? इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से अदा करेंगे? माँ जी, विश्वास से भरी औरत चाहे तो अपने बुलंद हौसले से पर्वत भी हिला सकती है। अब हमें घर की दहलीज से बाहर कदम रखना होगा और अपने कचौड़ियों के कारोबार को सिर्फ इस गांव के सीमा में रहकर ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांव हॉल्ट तक छाना होगा। दोनों सारी जमा पूंजी की जोड़ती करने लगती हैं। बहू, पाई पाई जोड़कर भी कचौड़ी के कारोबार के खातिर कम है। माँ जी, हाल फिलहाल के खातिर एक पुराना ठेला और एक स्टोव खरीद लेते हैं। बाकी हांडी बर्तन इत्यादि तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दोनों सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर सारा इंतजाम करती हैं। माँ अन्नपूर्णा, आज आपका नाम लेकर हम सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ, हमें सफलता देना। दोनों गांव देहात घूमती हुई कचौड़ियां बेचने की खातिर ऊंचे स्वर में आवाज लगाती हैं। कचौड़ियाँ खा लो, गर्मा गर्म फूली फूली स्वादिष्ट कचौड़ी खा लो। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा। ग्राहक अक्सर वहीं जमावाड़ा लगाते हैं जहां उन्हें कुछ मुफ्त मिले। पेश है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ तीखी चटपटी आलू भंडारा सब्जी एकदम मुफ्त। खुशबू से मात कर कुछ लोग उनके ठेले के पास आते हैं। अरे ओ ठेले वाले, जरा चखाना तो अपनी कचौड़ियाँ।
कंचन झटपट हाथ चलाकर उस युवक को कचौड़ी और सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी इन कचौड़ियों का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ, मुंह से छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर जैसे ही शाम होने को आती है, दोनों सास बहू ठेले को बढ़ाने लगती हैं। माँ जी, हमें जल्दी से अपनी कचौड़ी के ठेले को लेकर बाजार में पहुँचना होगा, क्योंकि शाम की बेला में गांव देहात के लोग बाजार में खाने निकलते हैं। वो बाजार के एक खाली नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती हैं। तभी सास बहू की कचौड़ी की खुशबू से लुभाते हुए लोग मानो उनके ठेले पर जमा हो जाते हैं। अरे ओ काकी, जल्दी से हमका ही कचौड़ी चखा दो। राबड़ी गपागप अनेकों कचौड़ी को खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं। और ये भंडारा आलू तो इन कचौड़ी के शान में एकदम मेल खा रहा है। पहले ही दिन सास बहू की कचौड़ियों की लूटपाट मच जाती है। भरोसा ही नहीं हो रहा कि पहले दिन के भीतर ही सारी कचौड़ी बिक जाएंगी और हमें इतनी कमाई होगी। कल से हमें अपनी कचौड़ी का उत्पादन दुगना करना होगा बहू। अगली भोर दोबारा से वो कचौड़ी तैयार करके उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। अब किस्मत उनका भरसक साथ देती है, जिससे उनकी कचौड़ी का ठेला धावक की तरह दौड़ पड़ा था। 1 महीने बाद दिन रात कचौड़ियाँ बेचकर भी अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। बहू, ये तो फिरौती की आधी रकम भी नहीं है। हमको कुछ बड़ा करना होगा। माँ जी, एक तरकीब है जिससे कि हम आने वाले 2 महीनों में कोर्ट के पैसे चुका सकते हैं। हमें अपनी कचौड़ियों की श्रेणी में कुछ और जोड़ना होगा। जैसे कि बहू? माँ जी सोचिए, जब हम सादी कचौड़ी और सब्जी बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर हम अपनी कचौड़ी के ठेले में राज कचौड़ी, दही कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मोठ कचौड़ी भी शामिल कर लें तो? वैसे ये सारी कचौरियाँ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों सास बहू भिन्न भिन्न प्रकार की कचौड़ी बनाकर बाजार में आती हैं। भाई और बंधुओं, पेश है सास बहू की गरम ठंडी कचौड़ी का तड़का, जिसमें शामिल है राज कचौड़ी, मोठ कचौड़ी, दही कचौड़ी मात्र 10 रुपए में। अरे वाह, आज तो तुम्हारे ठेले पर दर्जनों कचौड़ियों की वैरायटी है। सभी में से चखा दो। अरे मुझे जल्दी से 1 प्लेट राज कचौड़ी बना कर देना। मुझे ढेर सारी दही कचौड़ी। सास बहू लोगों की फरमाइश पर उन्हें कचौड़ी खिलाने में जुट जाती हैं। जहां उनकी कचौड़ी का ठेला खत्म होता है, वहीं उनके पैसे की पोटली भरती जाती है। अब पूरे बाजार में उनकी बनाई कचौड़ी को भारी मात्रा में पहचान मिलती है। लोग उनकी कचौड़ी की सराहना करते हैं। अरे सचमुच आपकी ये बनाई कचौड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं। मैं अपने घर के जश्न में आप दोनों सास बहू की कचौड़ी जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि इन कचौड़ी के बिना जश्न फीका रह जाएगा। सास बहू की कचौड़ी को लोगों के द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन के साथ शादी पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई शुरुआती दिनों से 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है। 2 महीने बाद पैसे का इंतजाम कर लिया। दोनों उसी पल पैसे लेकर अदालत पहुंचती हैं। ये रहे आपके पैसे। आज से आपका हमारे घर पर 1 पैसे का भी अधिकार नहीं। इतनी बड़ी राशि इतने कम वक्त में कैसे की आपने? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो हम सास बहू को अपने हाथों की कलाबाजी की पहचान ही नहीं होती। अपने घर को बचाने के खातिर हमने कचौड़ियाँ बेची और हम सास बहू को उससे बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि अगर आप हमें उस दिन चिंता देकर नहीं जाते तो आज हम भी उन्हीं 4 दीवारी में रहकर कचौड़ी बेचते रहते। इन सास बहू की सफलता देख वकील हक्का बक्का रह जाता है और सास बहू की कचौड़ी के कारोबार से न सिर्फ उनके पुराने घर का सफर पक्के मकान, बल्कि कचौड़ी का ठेला दुकान में बदल जाता है। सोने की पतंग की बारिश। लाजपत नगर की एक झुग्गी बस्ती में रीत नाम का एक लड़का रहता था। परिवार के नाम पर ना ही रीत का कोई अपना था और ना ही रीत की जिंदगी में कोई ऐसा था जिसे रीत अपना कह सके। यही लाजपत नगर के अनाथालय में रीत की आंख खुली थी, जहां उसे पाल पोस कर बड़ा किया गया। अनाथ आलय की 4 दीवारी जब रीत से बर्दाश्त नहीं हुई तो 18 साल का होने पर रीत वहां से भाग आया और वहीं झुग्गी बस्ती में रहने लगा। रोजी रोटी के लिए रीत सुबह स्टेशन पर चाय और अखबार बेचता और शाम को एक ढाबे में बर्तन धोता। वैसे तो रीत को परिवार की इतनी कमी नहीं खलती थी, क्योंकि बचपन से ही अकेले रहने के कारण उसने अकेले रहना सीख लिया था। लेकिन एक परिवार और माँ बाप की कमी उसे तब खलती
जब भी कोई त्योहार आता, जब एक और आसपास के सभी लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे होते थे और मजे कर रहे होते थे, तब दूसरी ओर बेचारा रीत अपनी झुग्गी में बैठा अफसोस और गम में डूबा रहता था। उसे देखकर आसपास की झुग्गियों में रहने वालों को बहुत तरस आता था। देवा रे देवा, इस नन्ही सी जान से तो भगवान ने बचपन भी छीन लिया और आई बाबा का प्यार भी। बेचारा त्योहार में भी दूसरों की बस शक्ल ताकता रहता है। एक बार दिवाली में रीत की बगल वाली झुग्गी बस्ती में रहने वाली औरत रीत को बुलाने आई। ए रीत बाबा, यहाँ काहे मुंह फुलाए बैठा हुआ है? चल हमारे साथ चल के दिवाली मना। चल, मैं तेरे को मस्त मिठाई खिलाती है। चल चल। उस औरत के इतना कहने पर रीत उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने चला गया। उसे अपने साथ ले जाकर उस औरत ने घर की बनी मिठाई खिलाई और फिर उसे बढ़िया खाना भी खिलाया। खाना खा के घर के सभी लोग पटाखे छुड़ाने बाहर आए। उस औरत के बच्चे रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ जलाने लगे। उन्हें देखकर रीत का भी फुलझड़ियाँ जलाने का मन करने लगा। भाई, मेरे को भी एक फुलझड़ी जलाने को दो ना। मैं क्यों दूं? मेरे बाबा मेरे छुड़ाने के लिए लाए हैं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा भाई, अपनी वाली छुड़ाने के लिए दे दे, बस थोड़ी देर पकड़ के वापस कर दूंगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए? तो मैं तुझे अभी देता हूँ, बस 2 मिनट में। ये कहकर रीत ने उस बच्चे से फुलझड़ी ले ली, लेकिन रीत के फुलझड़ी लेते ही वो बच्चा झूठ मूठ कर रोने लगा और सीधा अपने बाबा के पास गया। बाबा, वो छोकरे ने मेरी फुलझड़ी ले ली। उसके बाबा गुस्से में तमतमाते हुए आए और रीत से फुलझड़ी छीनकर उसे लात मार दी। साले अनाथ, तुझे हाथ क्या दिया? तू तो सिर चढ़ गया, मेरे छोकरे की फुलझड़ी छीनेगा? उस औरत का पति रीत को लातों से मारने लगा। भाऊ भाऊ, मार क्यों रहे हो? मैंने छीनी नहीं है, बस तेरे छोकरे से थोड़ी देर के लिए ली थी। आई शपथ। अच्छा, तो तू कहना चाहता है कि मेरा छोकरा झूठ बोलता है? साला एहसान फरामोश, भाग यहाँ से। आइंदा मेरी झुग्गी के आसपास भी दिख गया तो साले टांगे तोड़ दूंगा। आई जी की शपथ। रीत रोता रोता वहाँ से भाग आया और पास के ही गणेश पंडाल में जाकर बैठ गया। गुस्से में वो गणेश जी के सामने अपनी दास्तां सुनाने लगा। हे देवा, एक तो आई बाबा भी नहीं दिए, त्योहार में कोई साथ निभाने वाला भी नहीं दिया, ऊपर से आज एक परिवार के साथ दिवाली मनाने का मौका मिला तो तूने वो भी मुझसे छीन लिया। इतनी ही चिंता है तुझे अपने भक्तों की। रीत रोता जा रहा था और साथ ही साथ भगवान को अपनी दुख भरी कहानी बताए जा रहा था। खैर, समय बीतता गया और रीत फुटपाथ के किनारे रहने लगा। इस तरह बीतते बीतते रीत की जिंदगी में एक और त्योहार आ गया, जो था 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। हाँ, वही दिन जिस दिन लोग घर पर बैठकर छुट्टी का मजा लेते हैं और सावन के बादलों के बीच पूरे दिन छत पर पतंग उड़ाते हैं। रीत को हमेशा से पतंग बहुत पसंद थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास एक भी पतंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वैसे ही बड़ी मुश्किल से रीत का खाने पीने का गुजारा हो पाता था, तो पतंग खरीदना तो दूर दूर तक रीत के बस में नहीं था। लेकिन इसका रीत ने एक रास्ता ढूंढ निकाला था। भले ही वो पतंग खरीद नहीं सकता था, लेकिन जो पतंग कट जाती थी उन्हें तो वो लूट ही सकता था। इसलिए रीत को अब जब भी पतंग उड़ाने का मन करता था, वो आसमान में बस कटी पतंगों की ताक में रहता। जैसे ही कोई पतंग कटती, रीत बिजली की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ता और उससे जुड़े थोड़े से मांझे के हिस्से से ही पतंग उड़ा लेता था। एक दिन ऐसे ही आसमान में रीत को एक बहुत सुंदर हरी पतंग दिखी, जो कट के हवा में लहरा रही थी। रीत को हर हाल में वो पतंग चाहिए थी। रीत दौड़ता दौड़ता उसके पीछे गया और बहुत दूर तक उसका पीछा करता गया। आखिरकार रीत ने उस पतंग को पकड़ ही लिया और उसे लेकर वापस आने लगा। तभी रास्ते में उसे 3 लोग बाइक पर दिखे, जो बाइक से उतरकर उसके रास्ते में खड़े हो गए। भाऊ, रास्ते से हटने का ना, मेरे को जाने का है। अरे ओ छोकरे, चले जाना, लेकिन पहले ये पतंग तो देता जा। नहीं भाऊ, ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने पकड़ी है पतंग। ए, हमारी पतंग है ये। इतना ही शौक है तो खुद की पतंग खरीद जाके। लेकिन भाऊ, पतंग तो मैंने पकड़ी है ना, तो अब ये मेरी हुई। ए छोकरे, तू ऐसे नहीं मानेगा, समझाओ रे इसको अच्छे से। ये कहकर वो लोग रीत को मार मार कर उससे पतंग छीन लेते हैं। रीत रोते रोते अपने आप को झाड़ कर उठा
और दूर एक सड़क के किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। तभी अचानक रीत के बगल में एक पतंग कटकर अपने आप गिर गई। रीत को नहीं पता था कि ये पतंग किसकी थी, क्योंकि इसमें तो डोर ही नहीं थी और ये वाली पतंग तो पहले वाली से भी सुंदर थी। सुनहरी रंग की बिल्कुल सोने की तरह पतंग, लेकिन वो पतंग बहुत भारी थी। रीत को भी ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि इतनी भारी पतंग हवा में कैसे उड़ रही है। खैर रीत उसे लेकर अपने सड़क किनारे के टेंट में ले गया और उसे देखने लगा। पतंग को वो देख ही रहा था कि अचानक उससे पतंग की नोक का हिस्सा टूट गया। रीत को ये देखकर हैरानी हुई कि कागज की जगह वो पतंग किसी धातु की बनी हुई थी। अरे ये कैसी अजीब पतंग है, इसके सुनहरे रंग से तो ये सोने की लग रही है। नहीं नहीं, ऐसे ही किसी ने रंग चढ़ा दिया होगा, लेकिन एक बार इसे कल सुनार से दिखवा लेता हूँ। रीत अगले दिन वो नोक का टुकड़ा लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने उस टुकड़े को सोने की जांच करने वाले पत्थर पर घिस कर देखा। अरे छोकरे, तेरे हाथ इतना खरा सोना कहाँ से लग गया? चोरी किया है क्या? नहीं नहीं भाऊ, मेरी माँ का है, ये असली सोना है। अरे 24 कैरेट खरा सोना है, बेचेगा? हाँ भाऊ, असल में पैसे की बहुत तंगी चल रही है। सुनार ने उस टुकड़े के बदले रीत को 80,000 रुपए दिए। रीत तो इतने सारे पैसे पाकर फूला न समाया, लेकिन उसने इन पैसों को इधर उधर बर्बाद करने की बजाय एक मिठाई की दुकान खरीद ली और धीरे धीरे पतंग के टुकड़े बेचकर वहाँ अच्छे हलवाई और लोग लगा दिए। किस्मत से रीत की वो मिठाई की दुकान चल पड़ी और उसकी खूब कमाई होने लगी। अब तक पतंग का 1/4 हिस्सा भी नहीं बिका था। धीरे धीरे रीत ने कई धंधे खोल लिए और कुछ सालों में रीत बहुत अमीर हो गया। कभी अनाथालय और झुग्गियों में रहा बच्चा आज 24 की उम्र में इतनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी का मालिक था और बंगले में रह रहा था। भगवान ने जब छीना तो उससे सब कुछ छीन लिया और दिया तो सब कुछ दे दिया। रीत आज भी यही सोचता रहता है कि आखिर वो पतंग आई कहाँ से जिसने उसकी किस्मत बदल कर रख दी। लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने की बजाय वो भगवान का चमत्कार मानकर इसे भूल गया। रीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जो कि गरीबी की वजह से अब तक वो पूरी नहीं कर पाया था। शादी करके रीत भी अब अपने परिवार के साथ रहने लगा था और खुशी खुशी अपनों के साथ त्योहार मनाने लगा। हफ्ता लेने वाली सास बहू। मुंबई शहर में मोहिनी अपनी सास कामिनी के साथ रहती थी। वे काफी खुशी से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। उनको देखकर कोई भी ये नहीं बोलता कि ये दोनों सास बहू हैं। मोहिनी और कामिनी के बीच बहुत ही प्यार था। वे दोनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ही खराब थे। वो हर किसी के पास जाते और उनसे हफ्ता लिया करते। ऐसे ही एक दिन मोहिनी केले की दुकान पर जाती है और उससे बोलती है, क्या रे काका, चल अपन को अपना हफ्ता दे। काहे का हफ्ता? अरे तू नया आया है क्या रे? तेरे को नहीं पता है, यहाँ सब अपन को हफ्ता देते हैं। देते होंगे तुम्हें सब, लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्या रे, खुद को बहुत शाना समझ रहा है क्या? अपन तो तेरे से आज और ज्यादा हफ्ता लेगी। देखती हूँ तू कितना शानापंती दिखाता है, हैं? दोनों के बीच बहस हो ही रही होती है कि तभी वहां पर एक दुकानदार आता है और काका से बोलता है, क्या काका, तुम भी किससे पंगा ले रहे हो? अरे भैया, तुम लोगों ने इन सबको हफ्ता दे देकर सिर पर चढ़ा रखा है। क्या रे, तू अपन के बारे में जानता नहीं क्या? सुन, तू है इधर की बहू, इसलिए तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, नहीं तो अभी तक तू सलाखों के पीछे होती। उन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है कि तभी कामिनी वहां आती है और काका का पीछे से गर्दन पकड़कर गुस्से में बोलती है, क्या रे, खुद को समझता क्या है तू? ज्यादा शानपंती दिखा रहा है। तू हमको सलाखों के पीछे डलवाएगा? रुक, जब तू ही सलाखों के पीछे जाएगा ना, तब तेरे को पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है।
अब मैं तेरे को सलाखों के पीछे डलवाएगी। इतना कहकर कामिनी पुलिस को बुला लेती है और पुलिस के सामने बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, इस बुढ़े ने मेरी बहू को छेड़ा है। मेरी बहू तो चुपचाप केले लेने के लिए आई थी। अरे कामिनी बहन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो मेरे से हफ्ता मांगने के लिए आई थी। काहे के लिए झूठ बोल रहा है रे? तेरी इतनी उम्र हो गई है फिर भी तू ऐसे झूठ बोलता है। पर तुम दोनों झूठ क्यों बोल रही हो? यहाँ पर मेरे साथ साथ और भी तो लोग हैं। चल चल, तू थाने चल, तेरे को तो अपन वहीं बताएगा। इतना कहकर पुलिस बेचारे काका को अरेस्ट करके थाने ले जाती है और जेल के पीछे डाल देती है। जब ये बात काका के घर वालों को पता चलती है तब काका की पत्नी मोहिनी और कामिनी के पास आती है और बोलती है, बेटा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया पर रहम कर दो, अपना केस वापस ले लो। एक शर्त पे करेगी, बोल करेगी? हाँ बेटा, बोल दे। काका को समझा देना कि हमें चुपचाप हफ्ता दे देगा। ठीक है बेटा। काकी के इतना कहते ही मोहिनी और कामिनी अपना केस वापस ले लेती हैं और मोहिनी और कामिनी हर रोज की तरह अब उससे हफ्ता लेने लगती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए और एक बार की बात है, कामिनी और मोहिनी के घर में पैसे खत्म हो गए थे और हर बार की तरह इस बार भी वो दोनों अपने काम यानी दुकानदारों से हफ्ता लेने के लिए चले गए। हफ्ता लेते हुए कामिनी एक परचून की दुकान पर आई। चल चल, पूरा हफ्ता हो गया, तू पिछली बार भी छूट गया था, अभी तू अपन को 2 हफ्ते का हफ्ता देगा। कामिनी बहन, मेरी लड़की की 2 दिन बाद शादी है, कृपा करके तुम मुझे इस बार छोड़ दो। मैं वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरी बेटी की शादी होने दो, मैं तुम्हें तुम्हारा हफ्ता दे दूंगा। उसकी ये बात सुनकर कामिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलती है, तेरी बेटी की शादी है तो अपन क्या करेगी? अपन को खाली अपना हफ्ता लेने से मतलब है। तेरे घर में क्या सिचुएशन है वो तू हैंडल करेगा ना, अपन को कोई मतलब नहीं। हाँ? बेचारा दुकानदार हाथ जोड़कर उससे पैसे ना देने को बोल रहा था कि तभी दुकानदार की बेटी अंजू वहां पर आती है और ये देखकर कामिनी से बोलती है, आंटी, 2 दिन बाद मेरी शादी है, आप मेरे पिता को इतना मजबूर मत करो कि वो सुसाइड कर ले। तू आंटी किसको बोली रे? आंटी होगी तेरी माँ, और अगर तेरा बाप मरता है तो मरने देना, मेरा क्या लेकर जाएगा? मेरे पिता की भरी सभा में बेइज्जती हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, कृपया करके मेरे पिताजी से अभी पैसे ना ले। सुन रहे, तेरे बाप की बेइज्जती हो रही है तो इससे मुझे क्या, मेरे को हफ्ता चाहिए, समझी तू? कामिनी बोल ही रही होती है और वहीं दूसरी तरफ मोहिनी रोड क्रॉस करके अपनी सास के पास आ रही होती है कि तभी एक ट्रक से मोहिनी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मानो कामिनी को एक झटका सा लग जाता है। ये सब दुकानदार की बेटी अंजू भी देख रही थी। वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस मोहिनी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका इलाज होने लगता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है और कामिनी से बोलता है, आपकी बहू का खून बहुत ज्यादा बह गया है, हमें खून की जरूरत है और अगर आपकी बहू के लिए खून नहीं मिला तो हम आपकी बहू को नहीं बचा सकेंगे। तो डॉक्टर, तू अपन का खून ले ले और मेरी बहू को बचा ले। हम आपका खून ले लेते हैं, अगर आपकी बहू से आपका खून मिल जाता तो। आपकी बहू का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और आपका AB नेगेटिव। हमें माफ कीजिए और आप जल्द से जल्द ब्लड का अरेंजमेंट करवाइए। अगर थोड़ी सी भी देर होती है तो हम आपकी बहू को बचा नहीं पाएंगे। बेचारी कामिनी अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, मेरे पास तो मेरे परिवार के रूप में मेरी इकलौती बहू ही बची है, तूने तो उसका भी एक्सीडेंट कर दिया। हे भगवान, तुम मुझसे मेरी बहू को क्यों छीन रहे हो? कामिनी को रोता हुआ देख अंजू कामिनी से बोलती है, आंटी जी, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी बहू को अपना खून दे सकती हूँ। अंजू की ये बात सुनकर कामिनी फूट फूट कर रोने लगती है और थोड़ी देर बाद अंजू मोहिनी को खून देने लगती है। कुछ समय बाद मोहिनी को होश आ जाता है और जब उसको ये बात पता चलती है कि अंजू ने उसको खून दिया है जिसकी वजह से आज वो जिंदा है,
मोहिनी अपनी आंखों में आंसू लिए अंजू से बोलती है। हम लोगों को माफ कर दो। तुम्हारी 2 दिन बाद शादी है, लेकिन मेरे सास ने तुम्हें नहीं छोड़ा और देखो आज तुमने ही हमारी मदद करी है। हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर और मेरी सास को अपनी माँ समझकर माफ कर देना। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप बस मेरी शादी में आकर मुझे अपना आशीर्वाद दे देना, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और अगले 2 दिन बाद मोहिनी और कामिनी अंजू की शादी में जाकर उसे आशीर्वाद देते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। चुड़ैल की आइसक्रीम। देर रात तक बिजली नाम की औरत आइसक्रीम का ठेला लिए घंटी बजाकर आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ताजा ताजा दूध से बनी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, कुल्फी, पिस्ता आइसक्रीम। सोता हुआ बच्चा उस आइसक्रीम वाली की आवाज सुन लेता है और अपने माँ बाप को जगाकर कहता है, माँ पापा उठो उठो, मम्मी पापा आइसक्रीम वाली आंटी आइसक्रीम बेच रही है, मुझे आवाज आ रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, इतनी रात को कौन आइसक्रीम बेचेगा भला? माँ सच्ची में आवाज आ रही है, एक आंटी बोल रही है चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वो बाहर है, मुझे लेकर चलो। पापा पापा चलो ना। अरे रोहन बेटा, रोना बंद करो, चलो चलो। ये बोलकर मुनीश अपने बेटे रोहन को घर से बाहर ले जाता है, जहां सच में वो औरत आइसक्रीम बेचते हुए घंटी बजा रही थी। उसे देखकर मुनीश कहता है, अरे घर के बाहर तो सच में आइसक्रीम वाली खड़ी है, मुझे तो आवाज आई नहीं, मेरे बेटे को आवाज आ गई। ये पापा आइसक्रीम, चलो ना वाह, मुझे चॉकलेट वाली और मैंगो वाली आइसक्रीम चाहिए। अरे ठीक है दिलाता हूँ। सुनिए, क्या आप पर मैंगो चॉकलेट वाली आइसक्रीम होगी? जी जरूर, ये लीजिए। शुक्रिया। लो रोहन बेटा, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए थी ना, लो खाओ। ये पापा, मुझे आइसक्रीम मिल गई, मुझे आइसक्रीम मिल गई। ये पापा, ये मुझे आइसक्रीम मिल गई, मुझे आइसक्रीम मिल गई। वैसे आप इतनी देर रात 11-12 बजे आइसक्रीम क्यों बेच रही हैं? देखिए, मुझे और इसकी मम्मी को तो आवाज नहीं आई, लेकिन मेरे बेटे को आपकी आइसक्रीम की घंटी की आवाज सुनाई दे गई। फिर वो मुझे यहाँ शोर मचा कर ले आया है। क्या करें, बच्चे आइसक्रीम के दीवाने ही इतने होते हैं, इसीलिए तो मैं आइसक्रीम बेचती हूँ रात में भी। पर असली वजह तो ये है, दरअसल मुझे रात में आइसक्रीम बेचना बहुत पसंद है। आपकी पसंद काफी अलग है। ठीक है, अब मुझे चलना होगा, और भी जगह आइसक्रीम बेचनी है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मटकी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ताजा ताजा ले लो। ये कहते हुए बिजली गली गली जाकर रात में आइसक्रीम बेचने लगती है, जहाँ 2-4 लोग और बच्चे भी बड़े शौक से उसकी आइसक्रीम खा जाते हैं। ऐसे ही अगली रात आइसक्रीम बेचते हुए पप्पू कुल्फी वाला उसे देख लेता है, जिसे देखकर बिजली गुस्से से कहती है, ये यहाँ पर, और वो भी रात में कुल्फी बेच रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? आज ये मुझे दिख गया, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। ये बोलते ही बिजली अपने चुड़ैल रूप में आकर पप्पू को हवा में उठाकर पटकने लगती है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी जो बिजली बनकर आइसक्रीम बेच रही थी, और पप्पू को देखकर ये चुड़ैल रूप क्यों ले लेती है? क्या पप्पू का चुड़ैल से कोई संबंध था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी पप्पू कहता है, कौन है यहाँ जो मुझ पर वार कर रहा है? अरे सामने आओ। मैं हूँ तेरी मौत, आज तेरी मौत आई है जो तुझे लेकर ही जाएगी, पहचाना मुझे? अनीता, तू वापस कैसे आ सकती है? गर्मी वाले मौसम में दोबारा बारिश और बदला लेने वाली चुड़ैल, ये कभी भी और कैसे भी वापस आ सकती है, और तूने जो किया है उसकी सजा तो सिर्फ मैं ही तुझे दूंगी, भगवान को भी ये हक नहीं है। अनीता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है मुझे उसके लिए माफ कर दो। देखो मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरी शक्ल देखकर तुझे 2 मिनट में पछतावा हो गया? 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, तो तुझे कैसे माफ कर दूं? जान तो तेरी लेकर ही रहूंगी, और कैसे लूंगी ये तो तू सोच भी नहीं सकता। कैसे मारोगी?
डर के मारे पप्पू की पैंट गीली हो जाती है। तभी चुड़ैल अपने आइसक्रीम ठेले में से जहरीली आइसक्रीम निकालकर जबरदस्ती उसे खिला देती है, जिसके बाद पप्पू के गले में बहुत तेज दर्द होता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। तभी मरते हुए पप्पू कहता है, ये तुमने कैसी आइसक्रीम खिला दी? ये क्या हो रहा है मुझे? याद कर, तूने मुझ पर जिस चीज का इल्जाम लगाया था, आज वही किया है मैंने तेरे साथ। ये कोई मामूली आइसक्रीम नहीं थी, खराब दूध की जहरीली आइसक्रीम थी जो मैंने तुझे खिला दी है। अनीता, मुझे माफ कर दो। ये बोलकर पप्पू छटपटाते हुए मर जाता है। पप्पू को मारकर चुड़ैल सोचती है कि ले लिया उस लालची आदमी से उसने बदला, लेकिन वो उन लोगों की भी नहीं छोड़ेगी। मौत का तांडव तो अब वो शुरू करेगी, सबको मार डालेगी। लेकिन अभी बच्चे उसकी आइसक्रीम का इंतजार कर रहे थे, तो उसने सोचा कि उसे वहां जाना चाहिए। ये बोलकर चुड़ैल अपना रूप बदलकर आइसक्रीम बेचने लगती है। जहां रात में छोटे छोटे बच्चे उसकी आइसक्रीम खाया करते थे, साथ ही वो बच्चे उसकी आइसक्रीम की लत का शिकार हो चुके थे। वो हमेशा रात में अपने घर के बाहर उसका इंतजार करते थे। ऐसे ही एक दिन पप्पू मुंह फुलाए खड़ा था, तभी बिजली घंटी बजाते हुए उस बच्चे के पास आती है और कहती है, अरे कप्पू बेटा, लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, चॉकलेट और वनीला। अरे क्या हुआ, आज मेरे कप्पू ने कप्पू जैसा मुंह क्यों बना रखा है? देखो आंटी, आप कितनी लेट आई हो। मैं कब से यहाँ खड़ा था और आप अब आई हो। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लेट हो गया, लेकिन बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम दे सकती हूँ, खाओगे ना? हाँ आंटी, दो ना। बिजली पप्पू को बहुत सारी आइसक्रीम देती है, जिसे देखकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है और चुड़ैल उसे अपने गले से लगा लेती है। आप सोच में पड़ गए होंगे, एक तरफ तो चुड़ैल ने बेरहमी से पप्पू को मार डाला, वहीं दूसरी तरफ वो पप्पू को बहुत सारी आइसक्रीम देती है। दरअसल चुड़ैल को बच्चे को आइसक्रीम खिलाना बहुत पसंद है। ऐसे ही वो बाकी बच्चों को आइसक्रीम खिलाती है। वो चुड़ैल बनकर गांव के सरपंच और 2-3 लोगों को मार डालती है। वो धनुष नाम के एक आदमी को मार ही रही थी कि गांव की एक बुढ़िया सभी गांव वालों को बुलाकर शोर मचाती है, गांव वालों, जल्दी आओ, जल्दी देखो चुड़ैल कैसे धनुष को मार रही है, कोई बचाओ उसको। डायन, चुड़ैल क्यों बेचारे मासूम को मार रही है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ उसे। हाँ छोड़ो उसे। छोड़ो, इसे तो मैं जान से मार ही डालूंगी। ये आखिरी वो शख्स है जो मेरे कातिल है। आखिर तुम क्यों मार रही हो इसे? क्योंकि ये मेरा कातिल है। आज से 8 महीने पहले इस गांव में एक अनीता नाम की औरत इंसाफ मांग रही थी। उस पर बच्चों को खराब दूध की आइसक्रीम खिलाकर उन्हें बीमार करने का इल्जाम लगा था। वो औरत मैं ही हूँ। पप्पू ने वो इल्जाम मेरे सर मढ़ दिया था ताकि वो पंचायत के लोगों से खुद बच जाए। वो पप्पू ही था जो बच्चों को खराब दूध की आइसक्रीम खिला रहा था। मैं तो बच्चों से इतना प्यार करती हूँ कि उन्हें ताजे दूध की मेवे वाली आइसक्रीम खिलाती थी। लेकिन जब आप सबके बच्चे बीमार पड़ने लगे तो आपने, सरपंच ने और उस पप्पू के दोस्त ने, सबने पंचायत में मेरे खिलाफ सवाल उठाए। सरपंच जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बच्चों को ऐसी आइसक्रीम खिलाकर नहीं मार सकती। इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकती। ये जरूर इस पप्पू का किया धरा है। अरे खुद पकड़ी गई है इसलिए मेरा नाम लगा रही है, झूठी औरत। बस अनीता, और कितना गिरोगी? छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई ऐसा करता है क्या? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहकर सरपंच गांव के लोगों से पत्थर मरवाकर उसे मार डालता है। देखा जाए तो आपने उनके कहने में मुझे मार डाला, लेकिन ये गलत फहमी है, इसलिए मैं आप सबको कुछ नहीं कहूंगी। ये धनुष भी उसी दिन पप्पू से मिला हुआ था। इसकी जान तो मैं लेकर ही रहूंगी। बेटा, हमें माफ कर दो। हमें जो कहा था पंचायत में, हमने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम सभी गांव वाले तुमसे माफी मांगते हैं। आपके सामने मैं निर्दोष साबित हो गई, मेरे लिए यही बहुत है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल धनुष को बेरहमी के साथ मार डालती है, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। बुक्कड़ चटोरी बहू। मानिकपुर गांव में रहने वाली भारती एक भारी भरकम थुलथुले शरीर की लड़की थी। उभरा हुआ पेट, गोलगप्पे से मोटे गाल, उसके जरूरत से ज्यादा खाने की बुरी आदत को एकदम साफ दर्शा रहे थे। अरे भारती, तू तैयार नहीं हुई? लड़के वाले किसी भी वक्त आ धमकेंगे। माँ, मैं इस कपड़े में फंस गई हूँ।
मुझे इस तामझाम से बाहर निकालो। माँ के लाख समझाने पर भी तेरे कान पर जू तक नहीं रेंगती। जरूरत से ज्यादा ठूस ठूस कर फटने को हो रही है। अपने खान पान पर कंट्रोल कर, वरना तेरी होने वाली सास तुझे चटोरी भुक्कड़ कह के बुलाएगी। संध्या भारती को हॉल में लाकर लड़के वालों के सामने बैठा देती है। वैसे बिटिया तुम्हें क्या क्या पसंद है? भारती टेबल पर धरे पकवान को ललचाई नजरों से देख मुंह से लार टपकाते हुए जीभ घुमाकर कहती है, मुझे खाना बहुत पसंद है। छोले, पूरी, पनीर टिक्का, शाही पनीर, गोलगप्पे, बर्गर, बिरयानी और गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। ये सुनते ही माया सोच में पड़ जाती है। तभी भारती की माँ संध्या बात संभालते हुए कहती है, माफ करना बहन जी, मेरी बेटी जरा सी खाने की शौकीन है। जाने क्यों इसमें मुझे लक्ष्मी नहीं हफ्सी दिखाई पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार ब्याह हो जाए तो मैं इसे भी अपने जैसी स्लिम फिगर वाली बना दूंगी। विधि विधान के संग दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। भारती अपनी ससुराल आ जाती है। बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर गिराकर गृह प्रवेश कर। अरे कदमों को कष्ट देवे के का जरूरत आन पड़ी। माया तोहार मोटल्ली पत हो तो आपन जोरदार फूंक से घर के झूमर उड़ा सकत है। फिर ई तो बिता भर के कलश है। अरे तो क्या हुआ, मेरी बहू खाती पीते घर से है, तेरे जैसी चिमर की थोड़ी ही। अरे पहले अपन गरीबान में झांको माया, मछली के सूखे कांटे जैसी हो जात हो। रस्सी पर लटका दिया जाए तो हैंगर लगोगी। सभी पड़ोस ने माया की खिल्ली उड़ाकर चल देती है। तभी माया कहती है, बहू, तेरे मोटा राम जैसे शरीर के चलते आज इनके सामने मेरी खिल्ली उड़ गई। अब से तुझको अपने खाने पर काबू करना होगा। मेरी बात तेरे भेजे में घुस तो रही है ना? माँ जी, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और रही बात मेरे खाने की, उसमें कोई भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अरे हथनी, तेरा पेट है कि पहाड़ भरने का नाम ही नहीं लेता। कुछ घंटे पहले ही तो तूने 10 बारातियों का खाना अकेले निपटाया था। माँ जी, वो तो आधे रास्ते आते ही बच गया था। भूखी भारती खाने की टेबल पर धरी फल की टोकरी पर धावा बोल देती है और सारे फल सफा चट करके एक लंबी डकार मारकर सोने चली जाती है। सवेरे घड़ी में 6 बजते ही अलार्म का शोर माया के कानों में गूंज उठता है। अब तो मेरे घर में भी बहू है, तो मुझे इतने तड़के उठने की क्या जरूरत है? वो मुस्कुराते हुए चादर ताने सो जाती है और तकरीबन 10 बजे उठकर वो पूजा पाठ किए किचन में आती है। ये क्या, दिन का आधा पहर बीतने को हो गया, फिर क्यों नई नवेली बहू के रहते रसोई घर एकदम उदास पड़ा है? तभी भारती आंखें मलती हुई किचन में आकर कहती है, सासू माँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। भूख के मारे चूहों की सेना मेरे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। तू मुझे फरमाइश दे रही है? वजन के साथ अकल भी मोटी पड़ गई है क्या? तेरे रहते मैं भला चूल्हा चौका क्यों करूँगी? देखिए माँ जी, मुझे सिवाय खाने के और कुछ नहीं आता। अगर आप बहू को सताएंगी तो घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी। बेहतर होगा कि जुबान की जगह हाथ चलाइए। अपना ये मुफ्त का ज्ञान लेकर दफा हो जाए यहाँ से। सास बहू के बीच खटर पटर समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाना तो हो गया तैयार, अब जल्दी से गगन को बुला लाती हूँ। खाने की खुशबू भारती के पास पहुँचते ही वो टेबल पर धरा खाना सफा चट कर जाती है। माँ, सारा बर्तन तो एकदम खाली है, खाना कहाँ है? अरे ऐसे कैसे हो गया? मैंने इतनी मेहनत से छोले, पूरी, पुलाव बनाया था। सासू माँ, वो सारा खाना तो मैं हजम कर गई, लेकिन अब भी मेरा पेट नहीं भरा। कल से थोड़ा ज्यादा बनाना। तेरा बेड़ा गर्क हो, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं तुझ भूखी चटोरी को उठा लाई। जब देखो गाय भैंस की तरह जुगाली किए रहती है, भुक्कड़ कहीं की। सासू माँ, अपनी चील जैसी बड़ी आंखों से मुझे नजर लगाना बंद करिए, वरना मुझे आंखों से गोटियां खेलने का बड़ा ही शौक है, समझी? आए दिन खाने को लेकर सास बहू के बीच घमासान युद्ध छिड़ता था। सास के ताने सुनकर भारती अब खाना बनाना सीख जाती है। अरे वाह, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं इतना लजीज खाना अपने हाथों से बनाया है। चक्कर देखो। पेटू भारती प्लेट में खाना डालकर स्लैब पर बैठकर बुरी तौर से खाने लगती है कि हॉल में बैठी माया कहती है, अरे बहू रानी,
बनी नहीं क्या तेरी बीरबल की खिचड़ी अब तक? वो बचा खुचा खाना 2 थालियों में परोसकर अपने पति और सास को दे देती है। अरे ये क्या, रसोई घर में राशन का हड़ताल चल रही है क्या? इतना थोड़ा खाना क्यों लेकर आई हो? अरे हम कोई चींटी थोड़े हैं जो इतना कम खुराक लेकर आए हैं तुम मुटल्ली हमारे लिए। माँ जी, आप ही तो गुणगान किए रहती हैं, बचत करो, इसीलिए अब इतने में गुजारा कीजिए। माया और गगन के लिए अब ये रोज की बात हो गई। भारती खुद तो पेट भरकर खाया करती, पर अपनी सास के आगे नपा तुला खाना परोसती। दोनों के बीच हर दिन इस बात को लेकर महाभारत छिड़ती थी। सुन मेरी चटोरी बहू, अपना ये मक्खरपन छोड़ और गुनी बहुओं की तरह बन जा। माँ जी, आजकल महंगाई भरा जमाना है। आहा, खुद दिन भर दानवों की तरह भर भर कर खाती है और हमारी बारी में मशवरा देती है। चटोरन, महीने भर के अनाज का खत्ता तो तेरे अकेले को कम पड़ता है। अच्छा माँ जी, खुराक तो आपकी भी कम नहीं, देखने को सुखड़ी सी है सिर्फ। दोनों सास बहू के बीच भिड़ंत होता देख पूरा मोहल्ला उनके घर में उतर आता है। अरे तुम सास बहू आपस में कट कर मर जाओगी। मैं तो यहाँ अपनी बिटिया के ब्याह का कार्ड देने आया था। ये सुन खाने की शौकीन भारती के चेहरे पर बड़ी चमक चली आती है। मंगतराम काका, आप चिंता मत करिए, हम जरूर आएंगे। अरे वहाँ भी चूहा बिल्लन जैसे झगड़िए का। अरे झुमरी तलैया की चाची, तुम क्यों बीच में बरसात की बूंद जैसी टपक पड़ती हो? फिर जहाँ बात खाने की आए वहाँ लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली शाम दोनों सज धज कर शादी में पहुँचती हैं। मुझे तो लगा था कि सास बहू के मोटू पतलू का जोड़ा आज दर्शन नहीं देगा। खैर, भारती दौड़कर शादी के खाने पर टूट पड़ती है। अरे वाह, ये सब कुछ तो मेरे पसंद का है। आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। स्वादिष्ट खाने के चलते भारती बेहिसाब खाना खा लेती है, जिस कारण अगली भोर उसका पेट खराब हो जाता है। कितना समझाया था कि भूख से कम ही खाइयो, लेकिन मिठाइयाँ देखी नहीं कि कढ़ाई में कूद पड़ी। तभी अचानक एक भिखारी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। बीबी जी, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों का भूखा हूँ। अरे यहाँ कोई भंडारा बट रहा है क्या? तुम जैसे सड़क छाप भिखारी चले आते हैं मुंह उठाए, दफा हो जाओ। चलो, रस्सी जल गई पर बल नहीं क्या? अरे अब तो सबक ले ले। क्या मतलब सासू माँ? तुझे अपने पेट के आगे कोई दिखता ही नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, दूसरों के लिए भी जीना सीख, समझी? भारती रसोई घर से खाना लाकर भिखारी को खिलाती है। भिखारी के वहाँ से जाते ही उसके पेट की समस्या एकदम सही हो जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे अक्ल आ गई है कि मैं कितनी स्वार्थी थी, जो सिर्फ अपनी ही सोचती थी। उस दिन से वो अपने अत्यधिक खाने पर ध्यान देकर उसे नियंत्रण में कर लेती है और रोजाना अपनी सास और पति के लिए अच्छा खाना बनाती और समझदार बहू की तरह घर बार की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेती, जिसे देख माया तथा आस पड़ोस के लोग बेहद खुश होते हैं।